a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक यू ऑल टू आवर फिजिक्स व्यूअर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और फिर हमने उसमें क्या देखा था, एक रेडिएटिव करेक्शन देखा था। जो हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर आता है उसमें हमने एक रेडिएटिव करेक्शन देखा था जिसको कहते हैं लैम्प शिफ्ट। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो डबलेट एस हाफ लेवल है, हमने उसमें डिस्कस किया था एक डिराक थ्योरी के बारे में। डिराक थ्योरी क्या कहती थी? डिराक थ्योरी कह रही थी कि अगर दो लेवल ऐसे हैं जिनके जे वैल्यू सेम है तो वो दो लेवल डीजेनरेट लेवल होंगे, डीजेनरेट स्टेट होंगे, और उन दोनों स्टेट की एनर्जी सेम होगी। बट देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड लैम्ड और रदरफोर्ड जिन्होंने 1947 में ये चीज ऑब्जर्व की थी। इवन दो लेवल विद सेम जे वैल्यू, लेकिन उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस देखी गई थी। वो एनर्जी कितनी थी? 0.03 सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी डिफरेंस देखा गया था। तो उन्होंने क्या देखा था कि देयर इज अ शिफ्ट बिटवीन डबलेट एस हाफ एंड डबलेट पी हाफ। कॉन्सेप्चुअली तो ये चीज हम समझते हैं कि डबलेट एस हाफ नीचे होगा, डबलेट पी हाफ ऊपर होगा, लेकिन ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखी गई थी कि जो डबलेट एस हाफ है वो ऊपर पाया गया डबलेट पी हाफ के। तो इसी शिफ्ट को हमने लैम्प शिफ्ट देखा था। फिर उसका रीजन भी हमने पढ़ा था कि रीजन क्या था, रेडिएटिव करेक्शन जो डिराक थ्योरी में किया गया था जिसे क्यूईडी कहा जाता है। और फिर इसका रीजन क्या था? रीजन था वैक्यूम फ्लक्चुएशन, जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग वर्चुअल फोटोन। और वो वर्चुअल फोटोन था, वो रियल फोटोन नहीं था। वर्चुअल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल। तो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, कंटिन्यूअसली इमिट और एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेक्टरी थी वो कुछ इस टाइप में थी, जो मैंने फिगर आपको बनाया था लास्ट लेक्चर में। तो उस कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ वर्चुअल फोटोन, जिसको हम वैक्यूम फ्लक्चुएशन कहते हैं, इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी में रिडक्शन आ रहा था। और एज वी ऑल नो दैट कि जो डबलेट एस हाफ स्टेट होता है, इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। डबलेट एस हाफ जो होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, है ना। तो डबलेट एस हाफ की बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा रिडक्शन आएगा। इस वजह से जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा रिडक्शन आया तो डबलेट एस हाफ लेवल विल शिफ्ट स्लाइटली हायर देन डबलेट पी हाफ। तो ये था रीजन लैम्प शिफ्ट का। So in this particular lecture, in today's lecture, we are going to study about the intensity rule. ये चीज मैंने बहुत पहले से हमने ये चीज डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो भी स्पेक्ट्रम बनता है, क्या उसकी इंटेंसिटी सेम होती है? उसमें जितनी भी डिस्क्रीट लाइन होती है, क्या उन लाइन की इंटेंसिटी सेम होती है? नहीं। आज हम वो चीज देखेंगे कि अगर उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, अगर डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट कैसी होगी, किस लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, किस लाइन की इंटेंसिटी कम होगी, और किस बेसिस पे कम होगी। So today lecture is all about the intensity rule of spectral line, और उसमें हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स लेंगे लास्ट में, और इंशाल्लाह एक एग्जांपल होमवर्क भी देंगे हम आपको। तो फिर लेट्स स्टार्ट इंटेंसिटी रूल। सो दे आर बेसिकली टू इंटेंसिटी रूल। ठीक है, इंटेंसिटी रूल बेसिकली हम दो तरह के कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज एम्पेरिकल इंटेंसिटी रूल और एम्पेरिकल रूल। सो द फर्स्ट रूल इज एम्पेरिकल इंटेंसिटी रूल और जस्ट एम्पेरिकल रूल। सो एम्पेरिकल रूल क्या कहता है? लेट मी ड्रॉ द एनर्जी स्टेट। लेट दिस वन डबलेट डी 5/2, डबलेट डी 3/2, okay, डबलेट पी 3/2, डबलेट पी हाफ एंड डबलेट एस हाफ। ओके, अच्छा, आप गौर ये कीजिएगा कि ये जो डबलेट टी ये किसी एक लेवल की नहीं है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस करस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2, एंड दिस वन इज फॉर n इज इक्वल टू 3। क्योंकि अब n इज इक्वल टू 3 में हमने फर्दर जो p और s है उसे हमने ओमिट किया। n इक्वल टू 2 में जो डबलेट एस है उसको ओमिट किया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मेन ट्रांजिशन तो इनके बीच में देखना है ना। तो अगर हम पूरा फिगर फिर से अगर पूरा हम ड्रॉ करें फाइन स्ट्रक्चर, तो बहुत लंबा सा फाइन स्ट्रक्चर आएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो और मैंने ये भी बताया था कि जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो हमेशा इंटरशेल होते हैं ना। तो n से 2, 3 से 2 होगा या 2 से 1 होगा,
इंट्रा शेल नहीं होंगे। ये चीज मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मतलब एक शेल के अंदर ट्रांजिशन नहीं होगा, हमेशा दो डिफरेंट ऑर्बिट या दो डिफरेंट शेल के अंदर ट्रांजिशन होंगे, तो वही वैलिड ट्रांजिशन होते हैं। तो ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल ले लिया, किसी भी अल्कली मेटल का ले लेते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम देखें कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है। तो एक तो ये है डबलेट 5/2 से 3/2 में, ठीक। एक तो ये 3/2 से डबलेट पी हाफ में, और एक 3/2 से 3/2 में, और कौन से है, एक तो 3/2 से डबलेट एस हाफ में, और एक डबलेट हाफ से डबलेट एस हाफ में। सो दे आर टोटल 5 पॉसिबल ट्रांजिशन इन दिस एग्जांपल। सो अब इसमें इंपेरिकल रूल क्या कहता है? इंपेरिकल रूल कहता है, इसको नोट कर लीजिएगा, द ट्रांजिशन अकरिंग बिटवीन any two level let us write if the transition occurring between any two level, if the transition occurring between any two level in the same manner, क्या मतलब है इसका? अगर किसी भी दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन एक तरह से हो रही है, अब वो एक तरह से क्या, दैट इज डेल्टा एल वैल्यू जो चेंज होगी वो +-1 से हो रही है, और डेल्टा जे वैल्यू जो है वो भी हमारी +-1 से हो रही है चेंज, ठीक है। यहाँ हम सिलेक्शन रूल की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट आई एम सेइंग दैट कि अगर ये सेम मैनर में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें डेल्टा एल और डेल्टा जे वैल्यू सेम मैनर में चेंज हो रही है, अगर इस तरह के कोई ट्रांजिशन हो रहे हैं, if the transition occurring between any two level in the same manner, that is delta L delta J value same manner में change हो रही है, then the transition in which higher J value involve will have high intensity, ठीक। ये हमारा कहता है इंपेरिकल रूल। इंपेरिकल रूल अब क्या, अगर हम इसको समराइज करें, इंपेरिकल रूल क्या कहता है? बेसिकली ये दो पॉइंट है इंपेरिकल रूल में। इंपेरिकल रूल कहता है कि अगर हमारे इंपेरिकल रूल क्या कहता है? इंपेरिकल रूल कहता है इफ द ट्रांजिशन अकरिंग बिटवीन एनी टू लेवल इन द सेम मैनर, दैट इज डेल्टा एल +-1 से चेंज है, डेल्टा जे +-1 से चेंज है, देन द ट्रांजिशन इन विच हायर जे वैल्यू इन्वॉल्व विल हैव हाई इंटेंसिटी, ठीक। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये ट्रांजिशन हम ले लें, फॉर एग्जांपल दिस ट्रांजिशन एंड ओके लेट दिस ट्रांजिशन, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन ये है, डेल्टा डबलेट D5/2 से आ रहा है, डबलेट P 3/2 से। अब इसमें हम देखते हैं डेल्टा एल वैल्यू कितने से चेंज हुई है, 5D से हम आए हैं P में, तो डेल्टा एल वैल्यू कितने से चेंज है, -1 से, ठीक है। D यहाँ पर 3 है, सॉरी D यहाँ पर 2 है, D यहाँ पर 1 है, तो 2 से 1 में आए तो -1 से डेल्टा एल चेंज हुई, और डेल्टा जे वैल्यू हमारी कितने से चेंज हुई है, 5/2 से हम 3/2 से है, तो इसमें भी -1 चेंज हुई, तो ये सेम मैनर में चेंज हुई दोनों। अब अगर ये दोनों सेम मैनर में चेंज हुई है, तो अब आप अगर इसका स्पेक्ट्रम देख रहे हो, अभी अगर दो लाइन को आप इंक्लूड ना करें, हमें एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ दो ही लाइन आ रही है, ठीक है। अभी हम इनको और ये 3 लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब आप इसमें किसको हाई कहोगे, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? इंपेरिकल रूल क्या कहता है? इंपेरिकल रूल कहता है कि अगर ट्रांजिशन किसी भी दो लेवल में इस तरीके से हो रहे हैं कि उसमें जो डेल्टा एल और डेल्टा जे वैल्यू है सेम मैनर में चेंज हो रहा है, तो वो लाइन ज्यादा इंटेंस होगी जिसमें हायर जे वैल्यू
इंक्लूड होगी, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं कि हायर जे वैल्यू किसमें है, यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर 3/2 है, तो ऑफ कोर्स 5/2 इज हायर देन 3/2। सो जो ट्रांजिशन 5/2 से 3/2 आ रहा है विल मोर इंटेंस देन द ट्रांजिशन अकरिंग फ्रॉम 3/2 हाफ। हेंस दिस ट्रांजिशन, द वन ट्रांजिशन which is occurring from doublet 5/2 to doublet P 3/2 is more intense than the transition occurring from doublet P 3/2 to doublet S half. So ये हुआ हमारा इंपेरिकल रूल। तो इंपेरिकल रूल समझ में आया आपको? इंपेरिकल रूल क्या कहता है? इंपेरिकल रूल फिर से हम समराइज करते हैं। इंपेरिकल रूल ये कहता है कि अगर किसी भी दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और उसमें जो उसमें जो एल वैल्यू है और जे वैल्यू है वो सेम मैनर में चेंज हो रही है, तो उसमें उन दोनों ट्रांजिशन में से जिस ट्रांजिशन में हायर जे वैल्यू इंक्लूड होंगी उसे हम ज्यादा इंटेंस कहेंगे, और जिसमें लोअर जे वैल्यू का चेंज आएगा उसको हम लेस इंटेंस कहेंगे। तो ये तो हो गया इंपेरिकल रूल से। इसको तो हम लाइक ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, बट अगर हम अब ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल क्या था, इंपेरिकल रूल। बट मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे बताएं, तो उसके लिए हमारा आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल है हमारा क्वांटिटेटिव रूल। क्वांटिटेटिव रूल। अच्छा, एक बात गौर करने की, हम अब जो भी डिस्कशन करेंगे ना वो डबलेट स्ट्रक्चर पे करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी डबलेट स्ट्रक्चर है। ट्रिपलेट वगैरह मैंने बताया था कि बनता तो है स्ट्रक्चर, बट रेयरली कहीं उसका डिस्कशन आपको मिलता है। जहां भी हम डिस्कशन करेंगे या देखेंगे वहां डबलेट स्ट्रक्चर की ही बात होगी। यहाँ भी आप देखते हैं जो भी लाइन हम स्प्लिटिंग देखते हैं वो डबलेट फॉर्म में ही देखते हैं। डबलेट स्ट्रक्चर होता क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको बताया कि डबलेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर टू लाइन में स्प्लिट होती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम डबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, आपको अगर किसी ने गौर किया होगा तो यहाँ डबलेट एस हाफ तो हम दो लाइन में नहीं ब्रेक होती है ना। हमने तो डबलेट पी को किया, डबलेट डी को किया, बट यहाँ एस तो ब्रेक नहीं होती दो लाइन में। इसके साथ क्यों डबलेट यूज करते हैं? ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब एक जनरल रूल है। हम कह सकते हैं कि डबलेट एस हाफ, बट डबलेट भी एस भी ब्रेक स्प्लिट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए जनरली हम यहाँ पर डबलेट यूज करते हैं, जबकि हम इसको दिखाते नहीं है स्प्लिट कराकर, बट डबलेट यूज कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसमें भी स्प्लिटिंग दिखती है। डबलेट एस हाफ मतलब डबलेट स्ट्रक्चर ये भी फॉर्म करता है। तो अब ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव रूल। सो क्वांटिटेटिव रूल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये क्या आ गया नया टर्म, स्टैटिस्टिकल वेट। तो अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। पहले स्टैटिस्टिकल वेट होता क्या है, ये 2J + 1। ठीक है, स्टैटिस्टिकल वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, 2J + 1। स्टैटिस्टिकल वेट आप इस तरीके से समझ सकते हो, आइदर आप एनर्जी के फॉर्म में समझ लो या पावर के फॉर्म में समझ। हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का अगर स्टैटिस्टिकल वेट देखेंगे तो वो 2J + 1 आता है। जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट की J वैल्यू होगी उसके बेस पे हमारा स्टैटिस्टिकल वेट आएगा। हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट की या तो एनर्जी इतनी है या तो उसके पावर के फॉर्म में हम कर सकते हैं। एग्जैक्ट सिनोनिम मैं नहीं बता रहा हूं, बट एक एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं कि स्टैटिस्टिकल वेट होता क्या है। तो इसमें क्या कहता है कि क्वांटिटेटिव रूल क्या कहता है हमारा, ये पॉइंट नोट करिएगा आप। क्वांटिटेटिव रूल फर्स्ट ये कहता है कि लाइंस ओरिजिनेटिंग from same level will have intensity equal to its statistical weight। ठीक है, जो भी लाइन सेम लेवल से, अगर एक एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ डबलेट D 3/2 से हमारी दो लाइन आ रही है ना। अभी हम ओरिजिनेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे हमारी दो लाइन ओरिजिनेट हो रही है,
एक ये और दूसरी ये, तो डबलेट डी 3/2 से एक लाइन ओरिजिनेट होगी, डबलेट पी 3/2 पे टर्मिनेट हो रही है, एक लाइन ओरिजिनेट होगी हमारी डबलेट पी हाफ पे टर्मिनेट हो रही है। तो स्टैटिकल क्वांटिटेटिव रूल की पहला रूल ये है कि लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम लेवल विल हैव द इंटेंसिटी इक्वल टू इट्स स्टैटिस्टिकल वेट। तो जो जिस भी लेवल से अगर दो या दो से ज्यादा लाइन ओरिजिनेट हो रही है तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी बराबर उस पर्टिकुलर लेवल के स्टैटिस्टिकल वेट पे। अभी इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कैसे होती है। पहले सेकंड रूल भी लिख लीजिए आप। इसका सेकंड है लाइंस टर्मिनेटिंग एट द सेम line terminating at the same level will have intensity equal to its statistical weight। ठीक है। सो क्वांटिटेटिव रूल यही कहता है, क्वांटिटेटिव रूल कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टैटिस्टिकल वेट के। और अगर लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन, अब यहाँ पर उसका एग्जांपल हम ले लें एक तो आप देखिए डबलेट 5/3 जो है 5/2 जो है वो टर्मिनेट हो रही है आपके डबलेट 3/2 पे, और डबलेट 3/2 की जो लाइन है वो भी टर्मिनेट हो रही है डबलेट पी 3/2 पे। ठीक है। तो अगर जो जितनी भी लाइन टर्मिनेट हो रही किसी सेम लेवल पे तो उनकी इंटेंसिटी बराबर होगी इस पर्टिकुलर लेवल के स्टैटिस्टिकल वेट पे। वैसे ही अगर हम देखें डबलेट 3/2 जो है वो भी टर्मिनेट हो रही है हमारे डबलेट एस हाफ पे, और डबलेट पी हाफ जो है वो भी टर्मिनेट हो रही है। तो ये बेसिकली रूल कहता है कि अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन सेम लेवल से ओरिजिनेट हो रही है तो उनकी इंटेंसिटी हो बराबर होगी उस पर्टिकुलर लेवल के स्टैटिस्टिकल वेट के बराबर। और अगर कोई दो या दो से ज्यादा लाइन सेम लेवल पे टर्मिनेट हो रही है तो उन लाइन की इंटेंसिटी जो होगी उस पर्टिकुलर लेवल के बराबर, उस पर्टिकुलर लेवल के स्टैटिस्टिकल वेट के बराबर होगी। आप बस ये रूल अभी नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझते हैं, तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें बहुत इजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये रूल आपने नोट कर लिया। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया था उसे ही ले लेते हैं। हमने क्या देखा था, ये दो लाइन है डबलेट डी 3/2 डबलेट डी 5/2, और यहां थी हमारी डबलेट पी हाफ एंड डबलेट पी 3/2। ठीक। अगर आप देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि दो लेवल दे जाएगी, क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा कि पूछा जाएगा व्हाट आर द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन द लेवल, तो इसमें हमारा आएगा 3D और 2P। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन द लेवल 3D एंड 2P एंड राइट देयर इंटेंसिटी। जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक तो कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं ये आपको दिखाना है, और फिर जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में भी आपको बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन फॉर श्योर आने हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू लेवल। और वो बहुत सारे आपसे पूछ सकता है कि 4F और 3D में, या 4G 5G और 4F के बीच में। तो हम दो तीन एग्जाम्पल लेकर इंशाल्लाह देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल आपको भी देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम फर्स्ट पहला एग्जाम्पल लेते हैं 3D और 2P में। तो ये हमारा n=3 के लिए और n=2 के लिए। तो इसमें पॉसिबल ट्रांजिशन कितने हैं, एक तो हमारा ट्रांजिशन होगा 5/2 से 3/2 में। ठीक है, एक ट्रांजिशन हमारा होगा डबलेट 3/2 से डबलेट पी हाफ में, और एक ट्रांजिशन हमारा होगा डबलेट D3/2 से डबलेट पी हाफ में। ठीक है, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें तो आप इसको नेम दे दीजिए A,
इसको नेम दे दीजिए बी एंड दिस ट्रांजिशन इज सी। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव रूल क्या कहता है अब यहां पर हम देख लेते हैं अबाउट स्टैटिस्टिकल वेट। ठीक है, क्वांटिटेटिव रूल, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल वेट देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रूल क्या कहता है कि कोई भी दो लाइन अगर एक सेम लेवल से ओरिजिनेट हो रही है तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी उस पर्टिकुलर लेवल के स्टैटिस्टिकल वेट के बारे में। तो हम सब सारे लेवल के पहले स्टैटिस्टिकल वेट देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल वेट, ठीक है, सो डबलेट डी 5/2 का स्टैटिस्टिकल वेट क्या होगा? मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? 2j प्लस 1, तो 2j वैल्यू कितनी है इसकी? 5/2 प्लस 1, तो स्टैटिस्टिकल वेट कितना हो गया? इसका हो गया 6। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसका स्टैटिस्टिकल वेट कितना है? 6। ठीक, फिर हम देखते हैं डबलेट डी 3/2, इस पर्टिकुलर स्टेट का एनर्जी लेवल कितना, सॉरी स्टैटिस्टिकल वेट कितना होगा? 3/2 हमने कर दिया प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट का एनर्जी स्टैटिस्टिकल वेट हो गया हमारा 4। फिर हम देखते हैं डबलेट डी पी 3/2 का, तो इसका भी 4 होगा प्लस 1 इक्वल टू 4, तो ये भी 4 हो गया। एंड लास्ट वन डबलेट पी हाफ, इसका स्टैटिस्टिकल वेट हो गया प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने सारे लेवल्स के सारे स्टेट्स के स्टैटिस्टिकल वेट देख लिए। अब देखिए, अब हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपको लेवल दे दिया तो आप सबसे पहले ट्रांजिशन बनाइए। ठीक है, कि आप जानते हैं डबलेट डी, अगर डबलेट स्ट्रक्चर है तो डी लाइन जो है वो टू लाइन में स्प्लिट होगी और पी लाइन भी 2 लाइन में स्प्लिट होगी। स्प्लिटिंग हमने कर दी, डबलेट स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके बीच में आपने पॉसिबल ट्रांजिशन देख लिया। पॉसिबल ट्रांजिशन आप हमेशा क्या देखते हुए करेंगे? सिलेक्शन रूल को देखते हुए करेंगे। डेल्टा एल प्लस माइनस 1 से चेंज होना चाहिए, डेल्टा जे 0 और प्लस माइनस 1 से होगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी ट्रांजिशन होगा हम किस रूल को फॉलो करेंगे? हम सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे। इस रूल के हिसाब से आप देखोगे कि इन दो लाइन में कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है। तो हमने क्या देखा कि इन दो लाइन के बीच में, दो लेवल के बीच में टोटल 3 पॉसिबल ट्रांजिशन है। तो हमने इसी रूल को फॉलो किया है। हमने देखा कि डी और पी में आए तो पहला जो ए ट्रांजिशन है उसमें आप देखेंगे कि जो एल वैल्यू है वो -1 से चेंज हो रही है और जे वैल्यू -1 से चेंज हो रही है। सेकंड बी और ट्रांजिशन में हम देखें कि एल वैल्यू -1 से चेंज हो रही है, जे वैल्यू 0 से चेंज हो रही है, तो परमिसिबल है। और फिर हमने थर्ड ट्रांजिशन में देखा कि एल वैल्यू 1 से चेंज हो रही है और जे वैल्यू हमारी भी 1 से चेंज हो रही है, तो ये भी परमिसिबल है। तो हम सिलेक्शन रूल को फॉलो करके हम सबसे पहले ट्रांजिशन प्लॉट कर लेंगे, ट्रांजिशन ड्रॉ कर लेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल ट्रांजिशन है। अब जब हमने ट्रांजिशन देख लिया उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल वेट निकाल लेंगे। जितने भी लेवल हमारे गिवन होंगे उन लेवल के हम स्टैटिस्टिकल वेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? अब हम प्लॉट करेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की प्लॉट होगी। जितने लेवल है हमारे हम इसमें प्लॉट करेंगे। डबलेट पी हाफ, डबलेट पी 3/2, डबलेट डी 3/2 एंड डबलेट डी 5/2। बल्कि बेहतर होगा आप सबके स्टैटिस्टिकल वेट भी यहाँ पर मेंशन कर दें। तो डबलेट पी हाफ का स्टैटिस्टिकल वेट कितना है? ये 2 है। डबलेट पी 3/2 का स्टैटिस्टिकल वेट 4 है एंड डबलेट 3/2 का स्टैटिस्टिकल वेट 4 है और डबलेट 5/2 का 6 है। सो अब हम देख लेते हैं कि कितने पॉसिबल ट्रांजिशन इनके बीच में थे। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन ए हमारा है वो किसके बीच में? 5/2 से 3/2। तो डबलेट 5/2 से 3/2, तो यहाँ हमारा हो गया ए। ठीक है, और फिर सेकंड हमारा बी ट्रांजिशन जो है वो 3/2 से डी 3/2 से पी 3/2 से डी 3/2 से पी 3/2, ये हो गया हमारा बी। और थर्ड ट्रांजिशन जो हमारा है दैट इज C1, तो ये है 3/2 से पी हाफ, तो डबलेट 3/2 से पी हाफ, ये हमारा हो गया सी।
अब फोर्थ तो जीरो है, फोर्थ कोई ट्रांजिशन नहीं है तो उसको हमने जीरो लिख दिया। ठीक है, तो मैं अब फिर से कह दूं आपको कि जो प्रोसीजर मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ इसी तरीके से आप अपने आंसर को करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रांजिशन प्लॉट कर लिया, फिर हमने स्टैटिस्टिकल वेट को लिख लिया, उसके बाद हमने मैट्रिक्स बना ली। अब मैट्रिक्स में हमें क्या देखना है, मैट्रिक्स में हमें ये देखना है कि जो ओरिजिनेटिंग लाइन होगी ना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल वेट क्या सॉरी क्वांटिटेटिव रूल क्या कहता है कि लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम लेवल विल हैव द इंटेंसिटी इक्वल टू द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ दैट लेवल। सो जो ओरिजिनेटिंग लाइन होगी वो हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे और जो टर्मिनेटिंग लाइन होगी वो हम वर्टिकली देखेंगे। फिर हमें इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले ओरिजिनेटिंग के कितने इक्वेशन बने, फिर से यहां से हम लिखते हैं ओरिजिनेटिंग बस ओरिजिनेटिंग लिख लीजिए आप, लाइन ओरिजिनेटिंग कर सकते हैं या जस्ट ओरिजिनेटिंग। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, देखिए b प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो लाइन ओरिजिनेट हो रही है। आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि b और c देखिए सेम लाइन से ओरिजिनेट हो रही है, उसका स्टैटिस्टिकल वेट क्या है 4। तो ओरिजिनेटिंग के लिए हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे और टर्मिनेटिंग के लिए हम वर्टिकल देखेंगे मैट्रिक्स में। तो क्या देखते हैं हम, b plus c equal to statistical weight of this state. So the first equation is b plus c equal to 4 और सेकेंड ओरिजिनेटिंग इक्वेशन क्या है, 0 प्लस a इक्वल टू 6। ठीक है, ये भी हम देखेंगे इस डायरेक्शन में। तो 0 प्लस a इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग का टर्मिनेटिंग इक्वेशन क्या होगी। अब टर्मिनेटिंग के लिए हम वर्टिकल देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या देखते हैं कि हम टर्मिनेटिंग का क्या देखते हैं इक्वेशन, सर टर्मिनेटिंग का हम देख रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया a प्लस बी इक्वल टू 4 द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ दिस लेवल। ठीक है, तो हमने वर्टिकली देखा है इसको। अब फिर हम देखते हैं c प्लस 0 इक्वल टू 2। तो हमारा सेकंड हो गया c प्लस 0 इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशन बने। हमें करना क्या है कि जो ओरिजिनेटिंग इक्वेशन है इसे हम डिवाइड कर देंगे और जो टर्मिनेटिंग इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक है, ये तो आपको आती ही होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बना, 6b 6c इक्वल टू 4a। और इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो क्या बना, 2a प्लस 2b इक्वल टू 4c। ठीक, अब ये तो 3 वेरिएबल इक्वेशन है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। आप जानते हैं कि 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना लिटिल बिट टफ होता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इसको रिड्यूस कर दें 2 वेरिएबल इक्वेशन में, इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व दैट इक्वेशन। हम यहाँ पर एक assumptions लेंगे, एक assumption लेंगे या सपोज करेंगे। सपोज तो नहीं, ये चीज हमें दिख रही है। आप क्या देखते हैं कि इसमें जो सबसे छोटी लाइन है दैट इज ये डबलेट डी 3/2 से डबलेट पी 3/2, दैट इज बी ट्रांजिशन। बी ट्रांजिशन में जो जे वैल्यू वो सबसे कम चेंज हो रहा है ना, तो ये देखने में पता चल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए। इंपेरिकल रूल भी यही कहता है। इंपेरिकल रूल के बेस पे हम ये अजम्पशन भी ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, नहीं, इंपेरिकल रूल के बेस पे ही करेंगे। इंपेरिकल रूल क्या कहता है, इंपेरिकल रूल कहता है कि जिस ट्रांजिशन में जे वैल्यू सबसे कम से चेंज होगा उसमें उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बी है वो 0 से चेंज हो रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए इंपेरिकल रूल के हिसाब से। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एजम्पशन नहीं है, ये तो इंपेरिकल रूल के बेस पे है, बट हम लिख सकते हैं कि लेट b इक्वल टू 1। हमने b को 1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी इन 3 ट्रांजिशन में, इंटेंसिटी b की सबसे कम होगी, तो हमने b को 1 मान लिया। अब ये हमारा इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 6
प्लस 6c इक्वल टू 4a। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसको अगर हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहें तो हम ऐसे कर लें 4a या माइनस 6c प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो 3 हो गया हमारा। और ये भी हमारा हो जाएगा 2a माइनस 4c प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। अब ये आ गया हमारा 2 वेरिएबल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। आपके पास बहुत सारे मेथड है। आइदर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो। आप जो भी मेथड यूज करना चाहो आप 2 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो मेथड इजी लगे, आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, आइदर आप एलिमिनेशन मेथड से कर दो। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखेंगे कि आपका जो b आएगा, b तो हमने 1 ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा 4a 6b, तो 2 वेरिएबल बचे a और c, और वहां पर भी a और c है। तो जब हमारा a आएगा इट विल कम आउट टू बी 9 समथिंग एंड c विल कम आउट टू बी 5, नियरली 5। ये आप करके देख लीजिएगा, होमवर्क है, ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो आपको इंशाल्लाह वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लिए, अगर आप ये देखें भी a is to b is to c, तो इसका रेशियो आपको क्या मिल रहा है, a की कितनी है इंटेंसिटी 9 is to 1 is to 5। अभी आपको इंटेंसिटी का रेशियो मिल गया। तो आप इसमें आप क्या बहुत इजीली कह सकते हैं कि अभी अगर स्पेक्ट्रम हमारा फॉर्म हो रहा है, अगर हमारा स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, उसमें 3 लाइन है, तो जो सबसे ए लाइन होगी वो सबसे ज्यादा इंटेंस होगी, और जो बी है हमारी वो सबसे कम इंटेंस होगी, और जो सी है हमारी वो ए से ज्यादा, बी से ज्यादा, ए से कम। ठीक, कुछ इस तरह की। अब ये आपको स्पेक्ट्रम की लाइन अब क्लियर हो जाएगी। अब इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इंटेंसिटी रूल के हिसाब से कौन सी लाइन की इंटेंसिटी कितनी होगी। अब आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं ये लाइन किसके बीच की ट्रांजिशन थी, ये जो थी हमारी डबलेट डी 5/2 से डबलेट पी 3/2, ये ट्रांजिशन थी हमारी बी थी डबलेट डी 3/2 से डबलेट पी 3/2, और ये ट्रांजिशन थी हमारी डबलेट डी 3/2 से डबलेट पी हाफ के बीच में। ठीक है, एक चीज गौर करिएगा, अब क्योंकि ये बोर्ड है, स्पेस मेरे पास कम है, तो मैंने ये चीजें बस हॉरिजॉन्टली लिख दी, बट आपको एक, जब आप कॉपी में लिखोगे तो आप एक वर्टिकल फॉर्म ही आइएगा। ठीक है, चीजों को ऐसे पूरा अगर आप बीच में देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कहाँ से, बट अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो शुरू से तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पैटर्न क्यों लिया, क्योंकि मैं इरेज नहीं करना चाह रहा था। अगर मैं चाहता तो इरेज कर करके आपको लिखता, बट आप चीजों को फिर रिलेट नहीं कर पाते। अगर मैं इसके बाद आपको पीछे लेकर जाता तो आप कैसे जानते पीछे क्या था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया है। बट आप अपने जब नोट्स बनाओगे तो आप ऐसा मत करिएगा, आप वर्टिकली अपने नोट्स में जाते जाइएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया। अब फिर से मैं आपको इस एग्जांपल को रिकैप करा देता हूं कि अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट आर द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू लेवल एंड टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और व्हाट आर द इंटेंसिटीज ऑफ दैट ट्रांजिशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपका। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इंटेंसिटीज कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन पॉसिबल है उन पर्टिकुलर स्टेज के बीच में। वो करने के लिए हम सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए पॉसिबल ट्रांजिशन देखेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे 3 ट्रांजिशन पॉसिबल थे। इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा आपका टू फाइंड द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ऑल दोज स्टेट्स। जो इतनी एनर्जी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है उन सारे स्टेट्स का हम स्टैटिस्टिकल वेट फाइंड कर लेंगे। स्टैटिस्टिकल वेट का जो फॉर्मूला होता है 2j+1 होता है, और इस बेस पे हम जे वैल्यू जितनी भी स्टेट की होगी उसके बेस पे हम स्टैटिस्टिकल वेट उस पर्टिकुलर स्टेट का फाइंड कर लेंगे। स्टैटिस्टिकल वेट आ गया तो हम फिर प्लॉट करेंगे मैट्रिक्स हमने कैसे प्लॉट की, पी को हॉरिजॉन्टल रखा, डी को हमने वर्टिकल रखा।
ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, और फिर हमने पॉसिबल ट्रांजिशन जो हमारा आया था वो ट्रांजिशन को हमने प्लॉट कर दिया, जो भी ट्रांजिशन किस लेवल से जिस लेवल में था उसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब इसमें गौर करने की चीज जो थी, मैंने बताया था कि जो ओरिजिनेटिंग इक्वेशन बनेगी वो हमारी हॉरिजॉन्टली बनेगी, टर्मिनेटिंग इक्वेशन हमारी वर्टिकली बनेगी। तो हॉरिजॉन्टली हमारी ओरिजिनेटिंग इक्वेशन बनी, ओरिजिनेटिंग इक्वेशन बी प्लस सी जो उसके स्टैटिस्टिकल वेट के बराबर होगी, इक्वेशन 1 बनी, इक्वेशन 2 हमारी ये बनी जीरो, जो यहाँ पर जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं है तो हम जीरो ले रहे हैं, तो फिर ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारी एक मतलब न्यू इक्वेशन जो बनी वो इस फॉर्म में आ गई, जो कि हमारी थी 3 वेरिएबल में। वैसे ही हमने वर्टिकली टर्मिनेटिंग इक्वेशन बनाई। टर्मिनेटिंग इक्वेशन हमारी एक तो a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया और एक आ गया हमारा c प्लस 0 इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वेशन को फिर हम फर्दर डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करने पे फिर हमें एक 3 वेरिएबल का इक्वेशन मिला। अब क्योंकि 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना टफ होता है लिटिल बिट, तो हम क्या करते हैं कि हम इंपेरिकल रूल का यूज करते हैं। इंपेरिकल रूल के बेस पे हम जानते हैं कि कोई भी दो ट्रांजिशन अगर ऐसी हो रही है जिसमें j वैल्यू की कम चेंज हो रहा है तो उसकी ट्रांजिशन लाइक कम, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर आपको देख करके भी पता चल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है डबलेट डी 3/2 से डबलेट पी हाफ, इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। सो जिसकी वजह से अगर हम जान गए कि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी इक्वल टू 1। आप जो भी नेमिंग दोगे, ये जरूरी नहीं कि आप इसको ए दो, इसको बी, सी दो, इसको बी दो, आप जो भी नेम दे दो, ठीक है। ये तो मैंने मैंने ये नेमिंग कर दी, आपको जो भी पसंद हो आप वो वाली वैसे नेमिंग कर दोगे, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बी दिया तो बी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस ट्रांजिशन को हम 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब जब b को हमने 1 मान लिया तो जो 3 वेरिएबल में इक्वेशन थी वो रिड्यूस होकर हमारी 2 वेरिएबल में आ गई। सेकंड इक्वेशन भी हमारी लाइक थर्ड इक्वेशन भी हमारी ये आ गई हमारी 2 वेरिएबल में। अब 2 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, तो आप आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और आइदर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। सॉल्व करने पे जो a की वैल्यू आई हमारी वो 9 निकल कर आई और b की वैल्यू हमारी 5 निकल, सॉरी c की वैल्यू 5 निकल के आई और b की वैल्यू ऑलरेडी हमने एज्यूम कर लिया था कि 1 है। तो अब इसके बेस पे हमने क्या दिया, हमने इंटेंसिटी का रेशियो देखा, तो जो ए की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बी की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, सी की इंटेंसिटी बीच में होगी। तो इसके बेस पे हमने स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ किया, हमें स्पेक्ट्रम में लाइन कुछ इस तरह की दिखेगी कि जो ए लाइन होगी वो सबसे ज्यादा डार्क होगी और फिर जो सी लाइन होगी वो ए से थोड़ा सा मतलब लाइट होगी और बट बी जो होगी सबसे मतलब थिन होगी, सबसे कम इंटेंसिटी की होगी। तो स्पेक्ट्रम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा और इंटेंसिटी का हमने प्लॉट कर लिया। तो अगर आप चाहो तो इसमें दिखा सकते हो कि ये लाइन किसके बीच की ट्रांजिशन है और ये लाइन किसके बीच की ट्रांजिशन है। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव रूल ऑफ इंटेंसिटी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस एग्जांपल में भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। देखिए, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। अब मैं यहाँ पर पढ़ा के चला जाऊं, आपके पास वीडियो लेक्चर है, आपके पास सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी। आपके सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, एक कोटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रखेंगे अपनी उतना क्लियर होगा। और ये अगर जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। फर्दर अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखना चाहें नेट जेआरएफ के तो उसके लिए फिर आपको स्टैंडर्ड थोड़ा क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, बट यूनिवर्सिटी के लिए मोर देन इनफ है ये सारी चीजें। ठीक, अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट से राइट ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन 4f एंड 3d। ठीक है, एक शेल हम इंक्रीज कर देते हैं, 4f और 3d कर देते हैं। यहां पर मैंने कहा था कि बल्कि मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं आज। होमवर्क ये है कि जो हमने फाइन स्ट्रक्चर बनाया था ना, फाइन स्ट्रक्चर में हम सिर्फ n इज इक्वल टू 3 के लिए गए थे ना, आप n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 के लिए भी वो प्लॉट करेगा। जो फाइन स्ट्रक्चर हम सिर्फ n इज इक्वल टू 3 तक गए थे, मैंने बताया था कि जब 4 में जाएंगे तो s भी आ जाएगी, f लेवल, जब 5 में जाएंगे तो g लेवल भी इंक्लूड हो जाएगी। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 तक वो पूरा मतलब फाइन स्ट्रक्चर को प्लॉट करें, ताकि वो चीज एक बार आपकी रिवाइज हो जाए कि हर नए शेल में जाने पे कौन सी सब शेल ऐड होती है। सो यहां पर आएगा आपका
4f 7/2, 4f सॉरी, ये 4 तो खैर ये तो शेल है, तो आप इसको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप सिर्फ डबलेट फॉर्म में कर दो, बल्कि करना चाहे तो और अच्छा होगा और बेहतर होगा, आप इसको करो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 4 डबलेट। अब ये कंफ्यूजन के लिए मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 4 को आप क्या समझोगे, ये 4 सिर्फ ये बता रहा है कि ये फोर्थ एनर्जी लेवल है उस एटम की, तो हम इस तरीके से कर देंगे डबलेट f 5/2, ये बेसिकली n इज इक्वल टू 4 के लिए है, ठीक। और यहाँ पर है डबलेट d 5/2 एंड डबलेट d 3/2। ट्रांजिशन वही सेम होंगे इसमें, देखिए एक तो हुआ 5 से 7 से, अभी मैं उसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, n इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये लेवल दे दिया गया, अब इन लेवल के बेस पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन है। अब हम पॉसिबल ट्रांजिशन देख लेते हैं, तो एक तो होगी 7/2 से d 5/2, यहाँ पर l वैल्यू जो है, क्योंकि f जो होता है f4 के लिए होता है, और ये d जो होता है ये 3 के लिए होता है, ठीक। तो हम क्या करें, हम 4 से आ रहे हैं 3 में, तो l वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से। 7/2 से आ रहे हैं 5/2 से, j वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से, तो एक पॉसिबल ट्रांजिशन ये हुआ। अब ये देखिए f/2 से हम क्या 3/2 में आ सकते हैं, क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगी? अब आप खुद बताइए क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। आप देखिए f से आ रहे हैं हम d में, l कितने से चेंज हुई, -1 से, तो ऑफ कोर्स -1 से चेंज हो सकती है, बट 7/2 से हम 3/2 में आ रहे हैं, तो j वैल्यू कितने से चेंज हो रही है, -2 से, तो ये चीज फॉरबिडन है। j वैल्यू कितने से चेंज होनी चाहिए, आइदर 0 से या +-1 से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि जब d से बस एक ट्रांजिशन पॉसिबल हुई, सॉरी 7/2 से सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल हुई। अब 5/2 से देख लेते हैं। एक तो आया डबलेट 5/2 से डबलेट 3/2, तो f से आए हम d में, डेल्टा l वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से, डेल्टा j वैल्यू हमारी कितने से चेंज हुई, -1 से, तो ऑफ कोर्स इट इज परमिसिबल। और फिर हम आए 5/2 से 5/2 में, तो d से हम आए सॉरी f से आए d में, तो डेल्टा l वैल्यू हमारी -1 से, 5/2 से 5/2, डेल्टा j वैल्यू 0, इट इज ऑल्सो परमिसिबल, ओके। ओके 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 ओके, ओके, लेट मी टेल यू वंस अगेन, एक चीज मैंने गलत बता दी, f जो होता है करस्पॉन्ड करता है l इक्वल टू 3, b जो होता है करस्पॉन्ड करता है l इक्वल टू 2, p करस्पॉन्ड करता है l इक्वल टू 1, और s करस्पॉन्ड करता है l इक्वल टू 0। लास्ट टाइम में मैंने शेल को देखकर कंफ्यूज हो गया था, मैंने 4 बता दिया था आपको, बट ये 4 नहीं होता है, f इज इक्वल टू 3 होता है, l इज इक्वल टू 3 f होता है, l इज इक्वल टू 2 d होता है, l इज इक्वल टू 1 p होता है, और l इज इक्वल टू 0 s होता है। तो ये हो गया हमारी, ये 3 पॉसिबल ट्रांजिशन हमें मिल गई। अभी क्योंकि आपने प्रीवियस एग्जांपल कर लिया, अब ये चीज तो आप देख करके बता सकते हो फौरन, आप ये देख करके कह दोगे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर ये वाले ट्रांजिशन को, बट क्योंकि अब आपको करना है तो आप इसको, इस पर्टिकुलर को फिर एग्जाम्पल को फिर से पूरा तरीके से प्लॉट करोगे। अब ये देखिए चीज कितनी इजी हो गई, आपने एक एग्जाम्पल को बस डिटेल में कर लिया, तो उसके बाद जो भी एग्जाम्पल आपको आएंगे आप बहुत इजीली सिर्फ ट्रांजिशन देख करके आप बता सकते हैं कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें सबसे हायर जे वैल्यू इंक्लूड है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी होगी, देन फिर सेकंड इंटेंसिटी इसकी होगी, और थर्ड क्योंकि इसमें सबसे लो जे वैल्यू है इंक्लूड है, तो सबसे कम इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर लाइन की होगी। इंपेरिकल रूल से आप इसको देख करके बता सकते हैं, लेकिन बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये चीजें और शार्प हो जाएं। तो ये एग्जांपल हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें हम इतने ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना रहता है, फर्स्ट स्टेप हमें प्लॉट कर लिया, फिर हमें स्टैटिस्टिकल वेट निकालना है। चेंज कहाँ आएगा, स्टैटिस्टिकल वेट में चेंज आएगा, तो मैं अभी चेंज करता हूँ वो चीज, स्टैटिस्टिकल वेट। आप देखिए सेकंड मैंने बताया था हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल
वेट निकालेंगे। स्टैटिस्टिकल वेट होता क्या है, 2j + 1 होता है, ठीक है। ओके, अब अगर हम डबलेट f 7/2 का स्टैटिस्टिकल वेट क्या होगा, 7/2 इंटू 2 + 1, तो ये हो गया 8। डबलेट s f 5/2 का क्या होगा स्टैटिस्टिकल वेट, 2 इंटू 5/2 + 1 होगा 6। डबलेट d 5/2 का क्या होगा, 6 होगा। एंड डबलेट d 3/2 का क्या होगा, स्टैटिस्टिकल वेट 4 होगा। तो ये चीज आप फिर से यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, स्टैटिस्टिकल वेट स्टेट का यहाँ पर आप प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल वेट कितना होगा, इसका 8 हो जाएगा, इस लेवल का हमारा 6 हो जाएगा, इस लेवल का हमारा 6 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। ट्रिक है इसकी निकालने की। अब ये तो ऑलरेडी बहुत इजी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बस एक मतलब आप बस देखते लिखना चाह रहे हो, तो आपके जो भी ये केस होगा ना, अपर केस जो होगा इसमें, न्यूमरेटर में जो भी होगा जे वैल्यू में, उससे जस्ट 1 ऐड कर देंगे, वही उस लेवल का स्टैटिस्टिकल वेट हो जाएगा। जो भी डबलेट स्ट्रक्चर में, गौर करिए, डबलेट स्ट्रक्चर में जो भी जे वैल्यू के न्यूमरेटर में होगा उसमें जस्ट 1 ऐड कर देंगे, वो उस लेवल का स्टैटिस्टिकल वेट हो जाएगा। तो 7 है तो 8 हो गया, 5 है तो 6 हो गया, 5 है तो 6 हो गया, 3 है तो 4 हो गया। तो लेकिन आपको क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो आप डायरेक्ट वहां देख करके तो लिख सकते हैं, बट ये चीज आपको कर कर दिखानी पड़ेगी। ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको भी ना करें, अवॉइड करें, आप पूरा चीज ये चीज सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपको एनीहाउ फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको मार्क्स भी वैसे ही डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो उन प्रोसीजर को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। तो हम मैट्रिक्स प्लॉट कर लेंगे। मैट्रिक्स में हम यहाँ पर रखेंगे d 3/2 एंड d 5/2 एंड डबलेट सॉरी f 5/2 एंड डबलेट f 7/2। अब मैंने क्या कहा था, स्टैटिस्टिकल वेट भी इसका लिख लेंगे, तो इसका हो जाएगा स्टैटिस्टिकल वेट 4 6 6 एंड 8, ठीक। अब इनके बीच में ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन हम देख लेते हैं, कौन कौन सी पॉसिबल ट्रांजिशन है। तो 7/2 से एक ट्रांजिशन होगी 5/2 से, तो f 7/2 से f 5/2, तो ये हमारी होगी a। और फिर सेकंड हमारी ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, b जो है वो 5/2 से 5/2, f 5/2 से d 5/2, ये होगी हमारी b। एंड थर्ड वन इज हमारी 5/2 से 3/2, f 5/2 से d 3/2, ये हो गया हमारी c। और इसमें फिर से कोई ट्रांजिशन नहीं, तो ये हो गया हमारे 0। अब इसके बाद क्या देखना है आपको मैंने क्या कहा था, ओरिजिनेटिंग इक्वेशन जो होगी वो हॉरिजॉन्टली बनेगी, टर्मिनेटिंग इक्वेशन हमारी वर्टिकली बनेगी। तो ओरिजिनेटिंग इक्वेशन हम बना देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, ओरिजिनेटिंग इक्वेशन जो हमारी होगी वो क्या बनी, b + c = 6, b + c = 6 and a + 0 = 8, a like 0 + 8 a = 8, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, 8b + 8c = 6a, ठीक है। अब यहाँ पर हम टर्मिनेटिंग इक्वेशन बना दे रहे हैं। टर्मिनेटिंग इक्वेशन टर्मिनेटिंग इक्वेशन क्या होगी हमारी, मैंने क्या कहा था, वर्टिकली हम देखेंगे, तो टर्मिनेटिंग इक्वेशन वर्टिकली बनेगी। सो इट विल बी b + a = 6, b + a = 6 एंड c + 0 = 4, c + 0 = 4। तो ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, 4b + 4a = 6c, ठीक है। अब फिर से हम इसमें देखते हैं कि जो ये इक्वेशन आई हमारे 3 वेरिएबल में आई है, तो इंपेरिकल रूल से हम इसमें इन 3 पॉसिबल ट्रांजिशन में देखेंगे, इंपेरिकल रूल से किसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो ऑफ कोर्स जो बी ट्रांजिशन है इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो फिर से हम एज्यूम कर लेंगे, लेट b = 1, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इंपेरिकल यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला वी नो दैट इट्स इंटेंसिटी विल बी लोएस्ट बाय इंपेरिकल फॉर्मूला we know that its intensity
विल बी लोएस्ट, इसलिए हमने इसे 1 मान लिया। ठीक है, तो अब हमने जब b को 1 मान लिया है तो अब बची हमारे पास कितनी ट्रांजिशन, सॉरी कितने वेरिएबल बचे, a और c। तो हम b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और इक्वेशन को रिड्यूस करके हम 2 वेरिएबल में कर देते हैं। तो होगा क्या हमारे इक्वेशन का फॉर्म, 8c माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4a माइनस 6c प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होकर 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई, और 2 वेरिएबल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बोथ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, और आप जिस भी फॉर्मूले से यूज करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, वो उस फॉर्मूले से आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे बहुत इजीली। तो अब जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे, सो जो मैं, क्योंकि पिछले वाला मैंने बताया था आपको, तो ये वाला आप फिर से अपने से करिएगा, इन दो इक्वेशन को आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि b तो हमारा ऑलरेडी 1 है, और जो a हमारा आएगा वो समथिंग 20 आएगा, और जो हमारा c आएगा वो नियरली 14 के पास हो गया। ठीक है, सो अब ये जो इंटेंसिटी का अगर रेशियो हम देखेंगे a:b to c, तो a का क्या है हमारा 20:1:14, सो ये आ गया हमारा इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी का रेशियो। तो इसके बेस पे आप बता सकते हो कि अगर जो स्पेक्ट्रम हमारा होगा उसमें जो सबसे इंटेंस लाइट होगी वो होगी हमारी ए ट्रांजिशन जो हमारा हो रहा है। ए ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, 7/2 से हमारा जो 5/2 आ रहा है वो सबसे इंटेंस होगा। उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजिशन हमारा आएगा सी की इंटेंसिटी इससे थोड़ी सी कम होगी, और जो बी है इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक, तो तीनों स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी के बारे में हमें पता चल गया। आप यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन कर दीजिए कि ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन आई है ये किसके बीच की ट्रांजिशन थी, ये f 7/2 और ये d 7/2 के बीच में थी। ये जो इसकी नेमिंग भी आप कर दीजिएगा, ये a हो गई, ये c हो गई, और ये बी हो गई। और बेहतर होगा कि आप ये चीज मेंशन कर दीजिए, जैसे कि लास्ट स्पेक्ट्रम में मैंने मेंशन किया था कि ये पर्टिकुलर लाइन जो आएगी ये आएगी हमारी ट्रांजिशन बिटवीन डबलेट एफ 7/2 से डबलेट डी 5/2, और सेकंड जो हमारी सी आएगी वो ट्रांजिशन बिटवीन डबलेट 5/2 और डबलेट डी 3/2, और जो लास्ट वन है हमारी बी जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम है वो है हमारी डबलेट एफ 5/2 और डबलेट डी 5/2 से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी रूल, क्वांटिटेटिव इंटेंसिटी रूल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप खुद से करिएगा। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशन एंड देयर इंटेंसिटी बिटवीन द लेवल, ओके, 5G to 4F। ठीक है, 5G और 4F में जितनी भी आपकी पॉसिबल ट्रांजिशन होंगी उन्हें आपको फर्स्टली प्लॉट करना है, देन उनकी इंटेंसिटीज को फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप जरूर से सॉल्व करिएगा। तो आप जब ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि आपको कमांड हो जाएगी इन चीजों पे, क्योंकि रूल हमें सब कुछ, सारे प्रोसीजर हमें सेम ही फॉलो करने हैं, सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज होंगी और इंटेंसिटी की चेंज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत इजीली आ गई होगी। मैंने बहुत इजी फॉर्म में इसको बताने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दिस वन इज द क्वांटिटेटिव फॉर्मूला और क्वांटिटेटिव रूल ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ डबलेट स्ट्रक्चर, और हमने इंपेरिकल रूल भी पढ़ा था। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब आपकी एक और टॉपिक इसमें बची हुई है इस एटॉमिक फिजिक्स में, दैट इज लाइन ब्रॉडनिंग। तो उसको भी, वो थियोरेटिकल टॉपिक है तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैंने बताया था कि एक बोनस लेक्चर मैं लूंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, उससे हम डिस्कस करेंगे। हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और जीमन इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चूंकि ये आपकी टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो अगर दो स्टूडेंट जिनको इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं वाकई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप कहीं इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो वहां भी आपको
इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। और जो सिर्फ सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं तो या उनके सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है, तो वो चाहे तो उस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे स्किप ना करके थोड़ा सा टाइम देकर उस लेक्चर को जरूर से देखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर द फ्यूचर। अब जब फ्यूचर में अगर इस सब्जेक्ट में आगे जा रहे हो तो कहीं भी आपको वो चीज पूछा जाए तो एटलीस्ट आप ब्लैंक तो नहीं रहोगे, आपको पता रहेगा जीमन इफेक्ट क्या होता है, आपको पता होगा कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में आपसे किसी ने पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसका यही रहे कि एंड व्हाट डू यू नो अबाउट हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। सो एटलीस्ट आप इस काबिल तो रहे कि आपको कुछ तो पता रहे कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम जे कपलिंग के बारे में देख लेंगे। एलएस कपलिंग, कपलिंग होती क्या, अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि कपलिंग क्या होती है, एटॉमिक फिजिक्स में कितने तरह की कपलिंग होती है, तो आप ना बिल्कुल ब्लैंक होने का हो। और मैं इंशाल्लाह जिस तरीके से बताऊंगा बहुत इजीली आपको ये चीजें आ जाएंगी। सो होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मतलब यहाँ पर सारे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हैं ग्रेजुएशन फिजिक्स के लिए। सो जो जिसको भी ज़रूरत है तो वो ज़रूर विजिट करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।